दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी 2022 और ये क्लास 6 है। यहां पर एसएससी जीडी एग्जाम में मैथ से संबंधित लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो यहां सॉल्व करवाया जा रहा है, ताकि हमारा लक्ष्य ये है कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना, जिससे आपके एग्जाम हॉल में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, घबराहट ना हो। सो बिना आप लोगों का समय नुकसान किए सीधे हम सवाल पे चलते हैं। सवाल यह है, कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती है और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती है। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा। कार की चाल निकटतम पूर्णांक में कितनी है? मतलब यहां पे दिया हुआ है कि जो ट्रेन की चाल है वो कार की चाल से 50% ज्यादा है। 50% ज्यादा का मतलब क्या होता है? 150, 50 प्लस 100, 150 बटा 100, 50 तिहाई 150, 50 दूनी 200, सॉरी 50 दूनी 100, 50 दूनी 100। तो यहां पर नीचे वाले को हमेशा आप कार की चाल मान लीजिए। माना कार की चाल 2x है। हम क्यों माने हैं 2x? क्योंकि चीजें राउंड फिगर में आएंगी। राउंड फिगर में आने से आपको जोड़ने में, घटाने में, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, समय की बचत होगी। तो 2x का 150 बट्टा 100, 50 तिहाई 150, 50 दूनी 100, ये 2 से 2 जब कट गया तो ये 3x क्या है? ये ट्रेन की चाल है। 3x ट्रेन की चाल है और कार की चाल 2x है। एक फॉर्मूला हम आपको बताने वाले हैं और मैं चाहूंगा कि प्लीज आप उसको अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित ये बहुत ही क्रूशियल फॉर्मूला है। दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल गुणे समय का अंतर। समय का अंतर गुणे 1 बटा चालों का अंतर। चालों का अंतर, ठीक है। समय का अंतर मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होता, डायरेक्ट ट्रेन चलती तो 12 मिनट वो पहले पहुंच जाती, 12 मिनट वो पहले पहुंच जाती, लेकिन जो कार है वो 12 मिनट बाद पहुंचती। तो सवाल ये ऐसे भी हो सकता था कि एक ही दूरी को तय करने में कार जो है ट्रेन की अपेक्षा 12 मिनट अधिक समय लेती है। सवाल थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। दूरी बराबर 81 किलोमीटर, चालों का गुणनफल तो 3x 2x गुणे समय का अंतर। समय हमारा 12 मिनट का है तो 12 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 12/60 हो गया, और 1 बटा चालों का अंतर। तो चालों का अंतर 3x में 2x जो है 3x से माइनस होगा तो x हो जाएगा। x कट गया, 12/25 60, ठीक है। 3 से जब हम काटेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 से 81 होता है। अब कुछ कट रहा है? अब नहीं कट रहा है। अब ये हमारा x बचा, तो x बराबर क्या होता है? 27, ये जो 5 जब इधर आएगा तो 27 गुणे 5, 27 × 5 = 135, और ये 2 नीचे आ गया। ये 5 जब इधर गया तो 27 × 5 = 135 और 2 नीचे आ गया, तो x का मान ये आ गया। तो पूछा क्या है कि कार की चाल कितनी है? 2x हम माने थे तो 2, और x का मान निकल गया 135/2, 2 कट गया तो 135 हमारा ये आ गया, 135 आ गया। तो कार की चाल कितनी है? 135 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, ये अनेकों बार काम आएगा। ये समझ लीजिए कि ये टाइम एंड डिस्टेंस का ये जान है, ये एकदम काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है
कि पिछले वर्ष x और y की आय का अनुपात 4:5 था। पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:3 थे। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 रुपये हो तो x की वर्तमान आय कितनी है। मतलब यहां पर x और y का जो अनुपात है वो पिछले साल का दिया हुआ है 4:5। जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको करना यह है कि हमेशा 4:5, 3:4, 2:3 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम इसका हो जाएगा, ये 2, 4, 4 का 4 हो गया और 3 का 3, 4 3 12 और 25 60, 60 इसका एलसीएम हो गया। तो एक काम करते हैं, जब भी आप किसी चीज को मानते हैं तो हमेशा थोड़ा बढ़ा के मानते हैं, क्योंकि जब वो घटेगा माने 60 है ये, तो 60 को हम 600 मान लेते हैं। तो 600 मानने से फायदा ये होगा कि चीजें अगर क्रमशः घटती हैं तो वो बटा में नहीं होगा या दशमलव में नहीं होगा। बटा में होने से क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है, वहां पे समय खर्च होता है। तो हम मान लेते हैं कि x की जो आय है, माना x की आय, इसी में एक जीरो बैठा दीजिए, 600 है, क्या है, 600 है। ठीक, तो पिछले साल का अनुपात क्या था, 4:5 है इनका, ध्यान दीजिएगा। 4, ये x का आय है, ये y का आय है, तो x का आय 600 है, हम मान लिए हैं। तो 150 चौके 600 होता है, 150 चौके 15 चौके 60, तो उसी 150 का मल्टीप्लाई इस 5 से करेंगे हम, तो 750। मतलब y की जो आय है पिछले वर्ष वो 750 है। अब सवाल ये दिया हुआ है और x का जो है पिछले साल और इस साल की आय का अनुपात 3:4 है। ठीक, ये पिछले साल का अनुपात है x का और इस साल का अनुपात है ये x का। तो पिछले साल 600 रुपये था, 200 600 होता है, 200 600 होता है, तो उसी 200 का मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे तो 2 चौके 8, मतलब 800 हो जाएगा। मतलब इस साल x का इनकम कितना है, 800 है, इस साल 800 है। ठीक, अब हम y का निकालते हैं। y का इस साल का कितना है, अनुपात कितना है, ये पिछले साल का आय, ये इस साल का आय का अनुपात दिया हुआ है। तो y का पिछले साल का कितना था, 750। ध्यान दीजिएगा, जब 2 बराबर ये 750 है तो 1 बराबर कितना हुआ, 375। 375 जब हम भाग देंगे 750 में 2 का तो 375 ही आएगा, 375 ही आएगा। तो उसी 375 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के 9 और 75 3 225, 900 और 225 1125 हो गया। मतलब y की जो आय है पिछले वर्ष 750 थी, तो इस साल उसकी जो आय है वो 1125 है, 1125 है। तो सवाल ये दिया हुआ है कि इन दोनों की आय का अनुपात, जो आय जो है 15,400 है, तो इस साल x की आय, इस साल y की आय कितना हो गया, 800 और 1125, 11 8 1900, 1925। तो 1925 बराबर 15,400 है। ठीक है, 1925 x प्लस y जब आप ऐड करेंगे तो 1925 बराबर 15,400 है। तो पूछा किसका, x का पूछा है, तो x की आय कितनी है, 800 है, 800 है। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए 800 बराबर 15,400 भगे 15,400, ये 1925 हो गया, गुणे 800। ठीक, 1925 बराबर ये है, तो 800 बराबर कितना होगा, चलिए इसको 5 से ही काटिए, 16 25 80, जीरो उतर जाएगा, 5 3 15, 3 5 3 15, 4 हो गया, 42 5 8 40, 5 5 25, फिर काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 60, 5 7 35, 5 7 35, 77 दूनी 154 होता है।
तो 200 में जब 32 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, 6400 होगा। कितना हो गया, 6400 हो गया। मतलब x की आय कितनी है, 6400 है। चूंकि मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं तो आपको लग रहा होगा काफी समय लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब प्रैक्टिस करेंगे आप, जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ये 5 से 10 सेकंड के अंदर ये सॉल्व होगा, आप यकीन मानिए। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान लगेगा, और करेंगे तो और आसान लगेगा, तो ये क्रमशः आसान होता जाएगा आपके लिए। याद रखिएगा, जब भी हम किसी चीज को मानते हैं तो हमेशा थोड़ा बड़ा ही मानते हैं, ताकि जब वो घटे तो चीजें बटा में ना आए, राउंड फिगर में आए। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि एक पर्स में रखे 1 रुपया, 2 रुपया और 5 के सिक्कों का अनुपात 8:5:3 है। अगर पर्स में रखे इन सिक्कों का कुल मूल्य 132 रुपया है तो पर्स में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। मतलब जब भी इस तरह का सवाल है, अपने पिछले एक वीडियो में हम सिक्कों पर आधारित प्रश्न एक बता चुके हैं, फिर से हम बता रहे हैं। ये 1, 2, 5, 1 रुपया, 2 रुपया, ये 5 रुपया का सिक्का है। इनका अनुपात क्या है, 8x, 5x, 3x। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8x, 10x, 15x। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, ये टोटल मूल्य इनका निकल गया है। इनका टोटल मूल्य जो है ये निकल गया है। तो 8x प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8, 10, 18, 15, 33, 33x। ये कुल मूल्य है, तो 33x बराबर 132। तो x बराबर 132 में जब 33 से भाग देंगे तो 33 चौको 132 होता है। 33 चौको 132 होता है। अब चाहे तो 11 से भी काटिए, चाहे तो आप 3 से भी काटिए, ठीक है। तो 4 आया। तो सवाल क्या पूछा है कि 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 3 गुणे 4, तो 4 गुणे 3 मतलब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 12 है, 12 है। ठीक, इस सवाल में कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल यह है कि 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। मतलब ये पार्क है आयताकार, ठीक, तो ये 14 मीटर है और ये 8 मीटर है। इसके चारों ओर 1-1 मीटर का चौड़ा रास्ता बन गया है, ठीक। जब 1 मीटर का बना है तो यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, तो 14, 1, 15, 1, 16, मतलब 16 इसकी चौड़ाई होगी। 16 कितनी होगी इसकी चौड़ाई होगी, और ऊपर में भी 1 और नीचे में भी 1, तो 8, 2, 10, कितना हो गया 10। तो टोटल इसकी जो चौड़ाई कितनी हो गई, वो 10 हो गई। तो पूछा रास्ते का क्षेत्रफल है, तो पहले हम कुल क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 16 दहाम 160 रास्ते सहित कुल पार्क का क्षेत्रफल जो है 16 गुणे 10 बराबर 160 होता है। अब पार्क का क्षेत्रफल बराबर 14 गुणे 8 112। तो जब इसको हम रास्ते का क्षेत्रफल, इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल 160 में से 112 जब जाएगा तो 48 बचेगा। 48 बचेगा। 48 क्या है, मीटर में दिया हुआ है ये, तो 48 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक। यही हमारा सवाल बन गया। इस सवाल में कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 100 में से 76 है। अनजाने में एक छात्र के अंक 65 के बजाय 56 और दूसरे छात्र के अंक 48 के बजाय 84 लिखे गए थे।
सही औसत ज्ञात करिए, सही औसत ज्ञात करिए। सो कुछ नहीं है सवाल में, 76 औसत है, बच्चे 30 है, तो टोटल मार्क्स कितना हुआ? 3 छक 18 के 8, 3 7 21 22, 2280 हुआ। तो 2280 हम यहां लिख दिए। अब क्या दिया है कि एक बच्चे को 65 के बजाय 56 नंबर मिले, मिलना चाहिए था 65, मिला उसको 56, मतलब 9 नंबर उसको कम मिला है, 9 नंबर उसको कम मिला है, तो उसको 9 मिलने चाहिए थे, तो 9 प्लस 9 हो गया, क्योंकि 9 उसको मिलने चाहिए थे। अब क्या है, एक बच्चे को 48 के बजाय 84 नंबर मिल गया है, तो 48 38 78 अच्छा 84, मतलब 36 नंबर उसको ज्यादा मिले, जो कि उसे नहीं मिलने चाहिए थे। उसको नहीं मिलने चाहिए थे तो -36 हो जाएगा, और औसत बट्टा 30। अब इसको हल करिए, 2289, 2289 में से 36 गया, 2289 में से 36 गया बटा 30, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 22 बटा 30, 3 दहा में 30, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 751 बटा 10 है, तो हम लिख सकते हैं 75.1, 75.1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि 2 पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप उसे 24 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक ही समय के साथ खोल जाते हैं तो कुंड भरने में कितना समय लगेगा? 12 15 24, ठीक, 12 15 24, 12 15 24 का एलसीएम क्या होता है? 12 15 24 का एलसीएम यह आपका होगा 12 24 का तो 24 हो जाएगा, और 3 पचे 15, 3 अठे 24, तो 3 पचे 15 अठे 120, इसका एलसीएम कितना हो गया? 120 हो गया। अब 120 यहां पे हम लिख दिए। जब वो 12 घंटे में भरता है टोटल, तो 1 घंटे में वो भरेगा 10, ये 15 अठे 120, ये 8 यूनिट भरेगा, 24 पचे 120, ये -5, तो 1 घंटे में टोटल कितना भरा? 10 8 18, 18 में से 5 गया 13, 1 घंटे में टोटल भरा वो 13 यूनिट। तो टोटल वो भरेगा 120 बटा 13, 9 सही 3 बटा 13। अब इसको, इस घंटा है ये, मिनट से कन्वर्ट करने के लिए 3 बटा 13 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 या 180 बटा 13, 13 कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 180 में जब हम 13 का भाग देंगे, 13 कम 13, 8 में से 3 गया 5, 0, 13 39, 11 दशमलव बैठा के 0, 13 अठे 104, 13 अठे 104, 6, मतलब 13.8 है, 13.8 है, तो राउंड फिगर में इसको 14 हम लिख सकते हैं, और 9 यहां पे दिया हुआ है बराबर, मतलब 9 घंटा 14 मिनट, 9 घंटा 14 मिनट आपका हो गया। ठीक, इस सवाल में कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि 20%, 10% और 15% की क्रमिक छूटों की श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट क्या होगा? मतलब मान लीजिए 100 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर 3 डिस्काउंट मिलता है, 20 10 15, 3 डिस्काउंट मिलता है, मतलब 100 में से 20 गया 80 बटा 100, फिर डिस्काउंट 10%, 100 में से 10 गया 90 बटा 100, फिर 100 में से 15 गया 85 बटा 100। तो ये जो आएगा यहां पर वास्तविक मूल्य उसका आएगा, यह अंकित मूल्य है। 100 रुपये की चीज है, उसको 3 डिस्काउंट मिला है, 100 से 100 कट गया, 5 से काटिए 20, 17,
ठीक है, 20 चौके 80, 20 25 100, ठीक। अब कुछ कट रहा है, 4 4 पचे 20, 4 पचे 20, तो 17 नवा कितना होता है, 153, 17 नवा 153, 153 0/25, तो 5 से करिए, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 0 5 छक्के 30, ठीक है। फिर जब इसको हम कट करिए, इसको 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 1 हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 61.2। 100 रुपये का कोई वस्तु है, 3 डिस्काउंट पाने के बाद उसका मूल्य 61.2 रुपया हो जाता है। तो टोटल उसे डिस्काउंट कितना मिला, तो 100 में से 61.2 घटा दीजिए, 8, 9 में से गया 8, 9 में से 6 गया 3, मतलब इस 3 डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट वो पा रहा है 38.8 का, 38.8 का वो डिस्काउंट पा रहा है। यही उसका एकल छूट होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है, तो वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई कितनी है। मतलब सवाल यह दिया हुआ है, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिमिति, ठीक। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, और इसका क्या होता है 4 गुणे भुजा, ठीक। तो ये पूछा क्या है, भुजा ही पूछा है, भुजा की लंबाई कितनी है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे 2 पाई का 22/7 और आर का मान 21 दिया हुआ है, 4 गुणे भुजा, तो 7 त्रिके 21, 2 दूनी 4, 2 से काटिए 11, 11 तिहाई 33, तो भुजा बराबर 11 गुणे 3 33, ठीक। इस सवाल में कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 प्राप्त होता है। इस सवाल में कुछ नहीं है, 8, 9, 10 का एलसीएम आप निकाल लेंगे। तो 8, 10 का एलसीएम क्या होगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, तो 2 चौके 8 पचे 40, ठीक। 8, 10 का 40 हो गया, 40 9 360, इसका एलसीएम हो गया 360। मतलब ये जो 360 है, ये 8 से और 9 से 10 से पूर्णतः कंप्लीटली ये डिवाइड हो रहा है, ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो सवाल ये कि एक शेष बच जाता है डिवाइड करने पे, तो कुछ नहीं है, तो संख्या बराबर 360 प्लस 1 बराबर 361 होगा, 361 होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट करिएगा और बोलिएगा कि सर मुझे यहां पे दिक्कत हो रही है, हम फिर से आपको समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। और यदि आपको समझ में आ गया है, ये क्लास अच्छा लगा, तो प्लीज आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।